आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। यौम आयुर्वेद के मौके पर वजीर आजम ने सेहत के शोबे से मुतालिक 12,850 करोड़ के मंसूबों का किया इफ्तिताह और रखा संगे बुनियाद। वजीर आजम ने आयुष्मान भारत PMJAY का भी किया इफ्तिताह। सस्ती और आला मयार की सेहत खिदमात मुहैया कराने के अज़्म का किया इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि आयुष्मान मंसूबा मुल्क के बुजुर्गों के लिए साबित होगा संगे मील। सियासी मफाद की वजह से बुजुर्गों को सेहत खदमात से महरूम करने पर वज़ीर आज़म ने दिल्ली और मगरबी बंगाल की हुकूमत पर किया तंज। दोनों रियासतों के बुजुर्गों से मंसूबे का फायदा न मिलने पर मांगी माफी। वज़ीर आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से जायद नौजवानों में तकसीम किए तकर्रुरी नामे। कहा कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार हुकूमत का है अज़्म। महाराष्ट्र के पहले और झारखंड के दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम खत्म। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी की चौथी फहरिस्त जारी। एनसीपी शरद पवार ने भी जारी की 5वीं फहरिस्त। और धनतेरस के पेश नजर मुल्क भर के बाजारों की बढ़ी रौनक। लोग जमकर खरीद रहे हैं सोना, चांदी और पीतल के बर्तन। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में धन्वंतरी जयंती और नवी आयुर्वेद डे की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने 12,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के सेहत मंसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इन मंसूबों से मुल्क भर में सेहत के इदारों के काम करने की सलाहियत में इजाफा होगा और लोग बेहतर तिब्बी खिदमात हासिल कर सकेंगे। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के हेल्थ कवरेज की तौसीह का भी आगाज किया। अब 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के किसी भी आमदनी वाले ग्रुप के तमाम अफराद इससे फायदा हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने ऐसे ही कुछ बुजुर्ग मुस्तफिदीन को आयुष्मान कार्ड भी फराहम किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने इंतखाबात में गारंटी दी थी कि वो अपनी तीसरी मियाद में 70 साल या इससे ज्यादा उम्र के तमाम बुजुर्गों को आयुष्मान स्कीम के दायरे में लाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये गारंटी मुकम्मल हो गई है, लेकिन दिल्ली और मगरबी बंगाल के बुजुर्ग वहां की हुकूमतों की वजह से इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने इसके लिए दिल्ली और बंगाल के बुजुर्गों से माफी मांगी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ही राज्य के बीमार लोगों के साथ जुल्म करने की वृत्ति, ये प्रवृत्ति मानवता की दृष्टि से किसी भी तराजू पर खरी नहीं उतरती है। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। मैं दिल्ली के बुजुर्गों की माफी मांगता हूं। देशवासियों की तो सेवा कर पा रहा हूं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ की वृत्ति की दीवारें मुझे दिल्ली के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है, पश्चिम बंगाल के बुजुर्गों की सेवा करने से रोक रही है। वज़ीर आज़म ने सियासी मफादात की वजह से बुजुर्गों को सेहत की खदमात से महरूम रखने पर सख्त तनकीद की। इस मसले पर बात करते हुए वज़ीर आज़म जज्बाती हो गए। ये राजनीतिक पहलू से मैं बोल नहीं रहा हूं, भीतर एक दर्द होता है कि जिस दिल्ली से मैं बोल रहा हूं, दिल्ली के भी बुजुर्ग मेरी बात सुनते होंगे। मेरे दिल में कितना दर्द होता होगा। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में आयुर्वेद को फरोग देने के लिए उठाए गए इक़दामात का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि 150 से ज्यादा ममालिक में
यौम आयुर्वेद मनाया जा रहा है और ये जाहिर करता है कि भारत अपने कदीम तजर्बे से दुनिया को कितना दे सकता है। धनतेरस और दिवाली का जिक्र करते हुए वजीर आज़म ने कहा कि इस बार की दिवाली तारीखी है। 500 साल बाद ऐसा अवसर आया है जब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर बने उनके मंदिर में भी हजारों दीप जलाए जाएंगे। एक अद्भुत उत्सव होगा। ये ऐसी दीपावली होगी जब हमारे राम एक बार फिर अपने घर आए और इस बार ये प्रतीक्षा 14 वर्ष के बाद नहीं 500 वर्षों के बाद पूरी हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में एक नुमाइश का भी मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने भगवान धन्वंतरी के मुजस्मे पर गुलाई अकीदत नजर की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेहत के शोबे से मुताल्लिक 12,850 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का आगाज किया। मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सेहत को तरक्की से जोड़कर आवाम तक पहुंचाया है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री जी ने हेल्थ को विकास के साथ जोड़कर जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का हेल्थ मॉडल तैयार किया है, उसने देश की जनता के लिए हेल्थ सर्विस को एक्सेसिबल, एफोर्डेबल और अवेलेबल बना दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका मानना है कि अगर देश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो स्वस्थ समाज बनेगा और स्वस्थ समाज समृद्ध देश का निर्माण कर पाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेहत के शोबे से मुताल्लिक 12,850 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का आगाज किया। इस प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर और बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने इस दिन को सेहत से जोड़कर भगवान धन्वंतरी को वफ़ किया। उन्होंने चल रही स्कीमों को सेहत के शोबे में संगे मील करार दिया। प्रधानमंत्री जी ने यह दिवस स्वस्थ सेवाओं को और इंफ्रास्ट्रक्चर को स्वास्थ्य के उसके लिए समर्पित किया है कि यह शुभ दिन है, प्रासंगिक है और ऐतिहासिक दिन है। शुभ दिन इसलिए है क्योंकि हम आज भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं और स्वास्थ्य के साथ उसे जोड़ते हुए इस दिवस को समर्पित करते हैं। और साथ ही साथ ये ऐतिहासिक दिन इसलिए है क्योंकि आज आपके कर कमलों द्वारा जिन योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा वह निश्चित रूप से स्वास्थ्य जगत में एक मील पत्थर साबित होगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के तहत 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी नामे फराहम किए। उनकी तकर्रुरी मरकजी हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और वजारतों में की गई है। वर्चुअल तरीके से मुनक़िद इस तकरीब में वज़ीर आज़म ने 40 से ज्यादा मकामात से वाबस्ता नई तकर्रुरी वाले नौजवानों से खिताब किया। नई तकर्रुरी वाले नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए वज़ीर आज़म ने इस दिवाली को बहुत ही खास करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि अयोध्या में अजीमुल शान राम मंदिर की तामीर के बाद इस पहली दिवाली का मुशाहिदा करना हम सब के लिए खुशकिस्मती की बात है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या के अपने भव्य मंदिर में विराजमान है और उस भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहली दीपावली है और इस दीपावली की प्रतीक्षा में कई पीढ़ियां गुजर गई। लाखों लोगों ने बलिदान दिए, यातनाएं झेली। हम सभी
बहुत सौभाग्यशाली है जो ऐसी विशेष खास भव्य दिवाली के साक्षी बनेंगे। वजीर आजम ने मरकज और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों में लाखों नौजवानों को रोजगार दिए जाने का जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि इंफ्रा की तरक्की में हुकूमत के जरिए बड़े पैमाने पर की जा रही सरमायाकारी भी रोजगार के करोड़ों मौके पैदा कर रही है। नए इंडस्ट्रियल शहर बनाए जा रहे हैं, पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइनें बिछाई जा रही है, बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक दहाई में 10 करोड़ खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हुई हैं और साथ ही अब तक 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस रफ्तार से मुख्तलिफ शोबों में तरक्की हुई है, इसी तनासुब से रोजगार के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। खादी की बिक्री यूपीए की सरकार से 400% तक ज्यादा बढ़ गई है। जब कारोबार बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि इससे जुड़े कारीगरों, बुनकरों, व्यापारियों को भी बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इस क्षेत्र में नए लोगों को अवसर मिल रहे हैं। और वज़ीर आज़म ने पिछली हुकूमतों की नीयत और पॉलिसी के फुकदान का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि आज हुकूमत नए शोबों को फरोग देकर नौजवानों को मौके फराहम कर रही है। हमने पुरानी सरकारों की उस पुरानी सोच से देश को आजाद कराने के लिए काम शुरू किया है। स्पेस सेक्टर से लेकर सेमीकंडक्टर तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक, हमने हर नई तकनीक में मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाया। हमने आत्मनिर्भर भारत पर काम किया। देश में नई टेक्नोलॉजी आए, नए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए हमने PLI स्कीम लॉन्च की। मेक इन इंडिया अभियान और PLI स्कीम ने मिलकर रोजगार सृजन की गति कई गुना तेज कर दी है। और रोजगार मेले में हिस्सा लेने वाले गोरखपुर के मुस्तफिदीन ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मेरा सिलेक्शन हुआ SSB हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन पद पर। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को। मेरी नियुक्ति भारतीय रेल में लिपिक के पद पर हुई है और मैं इस नियुक्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पारदर्शिता के साथ नियुक्ति करने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरी नियुक्ति अवर लिपिक पद पे पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में हुई है। इस नियुक्ति को पारदर्शी तरीके से करने के लिए मेरी नियुक्ति जूनियर क्लर्क रेलवे में हुई है NER हेडक्वार्टर्स में। और हम PM को थैंक यू बोलना चाहते हैं और जो हमारे रेलवे के ऑफिसर हैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन कराया है। रोजगार मेले में हिस्सा लेने वाले वाराणसी के इस्तेफादा कुनिंदगान ने भी क्या कहा है, आइए सुनते हैं। मैं शोभित भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के पद पर चयनित हुआ हूं। आज मुझे मेरा नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर मैं अपना काम ईमानदारी और निष्ठा से करूंगा। मैं विकास कुमार, मेरा भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवा में पद विस्तृत हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये मिलके देख के कि मुझे सरकारी नौकरी मिली है। मैं इस सरकार से बहुत खुश हूँ।
आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए चौथी फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने सुधीर लक्ष्मण राव पारवे को उमरिया से और नरेंद्र लाल चंद जी मेहता को मीरा भाई नरेंद्र से टिकट दिया है। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में महायुति हुकूमत बनाने की बात कही है। महाराष्ट्र इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के आखिरी दिन देवेंद्र फडणवीस ने अच्छे वोटों से बीजेपी उम्मीदवारों की जीत की उम्मीद जाहिर की। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने, हमारे समीर मेघे जी ने, हमारे प्रवीण दटके जी ने, हमारे मिलिंद माने जी ने, हमारे सुधाकर गोळे जी ने नागपुर में पर्चा भरा है। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस ने आज असेंबली के लिए अपने 5 उम्मीदवारों की 5वीं फहरिस्त जारी की है। इस फहरिस्त में 5 नामों का ऐलान किया गया है। अभिजीत पाटिल को माढ़ा असेंबली हलके से उम्मीदवार बनाया गया है। माढ़ा असेंबली हलका शरद पवार का गढ़ समझा जाता है और इसके अलावा इस 5वीं फहरिस्त में पंढारपुर से अनिल सावंत और माहौल से राजू खरे को टिकट दिया गया है। शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस ने अब तक 88 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी एमएलए की दरख्वास्त पर दिल्ली हुकूमत, दिल्ली असेंबली स्पीकर, सीएजी और एलजी ऑफिस को नोटिस जारी किया है। बीजेपी के 7 एमएलए ने अर्जी दायर की है कि अदालत दिल्ली हुकूमत को हिदायत दे कि वो एलजी को 12 सीएजी रिपोर्टें भेजे ताकि उन्हें असेंबली में पेश किया जा सके। साल 2017-18 से 2021-22 के दरमियान ये रिपोर्टें शराब की फराहमी, आलूदगी और मालियत जैसे अहम मामला से मुताल्लिक हैं। अर्जी में ये इल्जाम लगाया है कि ये रिपोर्ट वजीर आला आतिशी के पास ज़ेर इल्तवा है, जो वजारत खजाना को भी संभाल रही हैं और एलजी के बार बार दरख्वास्तों के बावजूद ये रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी गई है। इस मामले की अगली समाअत 9 दिसंबर को होगी। अवामी जिंदगी में दयानतदारी को फरोग देने और बदउनवानी से पाक मुआशरे के हुसूल के लिए मुल्क भर में विजिलेंस आगाही हफ्ता मनाया जा रहा है। इस हफ्ते को मनाने का आगाज गुज़िश्ता रोज वजारतों, महकमों, अवामी इदारों, बैंकों और दीगर तमाम इदारों में सरकारी मुलाजिमीन के हलफ उठाने से हुआ। बदउनवानी के खिलाफ आगाही पैदा करने के लिए हफ्ते के दौरान कई तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। विजिलेंस बेदारी हफ्ते का थीम कौम की खुशहाली के लिए सालमियत का कल्चर है। इसको गवर्नेंस और अवामी इंतजामिया में अखलाकियात और शफाफियत की ज़रूरत के बारे में ज़्यादा हसासियत पैदा करने के लिए मनाया जाता है। हर साल भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश के मौके पर इस हफ्ते को विजिलेंस बेदारी हफ्ते का इनेकाद किया जाता है। मरकजी वज़ीर दाखिला और ताउन अमित शाह ने आज मरदमशुमारी की इमारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर उन्होंने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों के बच्चों को एमसीडी स्कूलों में दाखिला लेने से इनकार के खिलाफ दायर दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। इन बच्चों को एमसीडी स्कूलों में दाखिला देने से इनकार कर दिया गया था क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं थे। सोशल जूरिस्ट नामी एक एनजीओ ने बच्चों के तालीम के हक की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए दरख्वास्त दायर की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी तरफ से कोई हुक्म देने से इनकार करते हुए कहा कि ये कौमी सलामती और शहरियत से मुतालिक एक पॉलिसी का मसला है जिसका असर वसी होगा। अदालत का इसमें मदाखलत का कोई जवाब नहीं है। आपको बराह रास्त अदालत में आने के बजाय पहले हुकूमत के पास जाना चाहिए था। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की तरफ से पेश होने वाले वकील अशोक अग्रवाल से कहा है कि वो वजारत दाखिला को मेमोरेंडम पेश करें और साथ ही अदालत ने हुकूमत से कहा है कि अगर ऐसा कोई मेमोरेंडम आता है तो हुकूमत इस पर जल्द फैसला करे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रन फॉर यूनिटी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने सबसे मुल्क की यकजहती, सालमियत और सलामती का हलफ भी लिया। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है।
जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। श्री राम के शहर अयोध्या में दीप उत्सव शानदार जश्न जारी है। रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या की ये पहली दिवाली कई तरह से खास है। राम मंदिर तकरीबन 1.25 लाख चिरागों से लैस है। रोशनियों के मेले में बहुत सी तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है। लेजर शो, प्रोजेक्शन मैपिंग और आतिशबाजी अपना जादू बिखेर रही है। इस बार रोशनियों के मेले में आवाम का जोशो खरोश और खुशी कई गुना बढ़ गई है। आज धनतेरस है। दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस को नेकी और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। लोग खास तौर पर इस दिन खरीदारी करते हैं। आज सोने, चांदी और बर्तनों की खरीदारी को मुबारक समझा जाता है। ऐसे में बाजारों में भी चमक साफ दिखाई दे रही है। और इसके अलावा आजकल लक्ष्मी, गणेश, विष्णु, सरस्वती वगैरह की मिट्टी की मूर्ति भी खरीदने की रिवायत है। दिवाली से कबल मुल्क भर के बाजारों में आज धनतेरस की धूम है और आज के दिन सोना खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। धनतेरस के मौके पर मुंबई की एक ज्वेलरी शॉप पर खरीदारी करते हुए कुछ लोगों से बात की हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा ने। आज धनतेरस का दिन है और जिस तरीके से धनतेरस के दिन पे ये मान्यता है कि कोई भी जो गोल्ड ज्वेलरी है या सिल्वर ज्वेलरी है, कॉस्टली मेटल है, उसे खरीदा जाता है और वो लाती है आपके पास में प्रॉस्पेरिटी। उसी प्रकार से आज हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमें गोल्ड ज्वेलरी के शॉप में है। जवेरी बाजार का इलाका है जहां पर सुबह से लोगों ने भीड़ लगाई हुई है गोल्ड खरीदने के लिए और कई पैटर्न है उनके। ना सिर्फ उन्हें ज्वेलरी में इंटरेस्ट है बल्कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी वो ले रहे हैं, तो गोल्ड जो बार है या कॉइन्स है उस पे भी लोगों की खास इंटरेस्ट है। कस्टमर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या खरीदा है आपने और क्या कहेंगे आज धनतेरस के दिन पर? हैप्पी धनतेरस एवरीवन। और मैंने गोल्ड खरीदा है। गोल्ड कितना आगे बढ़ चुका है, जो 45,000 था जब मेरी शादी हुई, अभी 82,000 हो गया है। तो इतना भाव बढ़ रहा है और बोल रहे हैं कि 2 लाख तक जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करना अच्छा ही है। और आज तो धनतेरस मीन्स शुभ दिन है बहुत, इसलिए गोल्ड ही बाई करेंगे, प्योर गोल्ड। एक और कस्टमर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने क्या खरीदा है आज और वही बात, क्या आपकी सेंटिमेंट है? धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं और एडवांस में हैप्पी दिवाली। मैं तो एक रिंग लेने आई थी बट सोच रही है और कुछ भी ले लूं। हमारे साथ दुकान के ओनर भी हैं, उनसे पूछते हैं। आप काफी बिजी चल रहे हैं आज, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको और क्या रेट चल रहा है? ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़े खुशामदीद बात है कि भाई इस तरह का बिजनेस आज आया है। जिस तरह आज हम लोग कस्टमर देख रहे हैं, दुकान में आप भीड़ देखिए, जोरदार भीड़ है। सब आ गए एक साथ, बड़े भी आ गए, मिलेनियम भी आ गए और बीच वाले जो जिनको ज्वेलरी लेनी है, वीटी बूटी लेनी, वो भी आ गए। सब एक साथ आ गए हमारे पास। ज्वेलरी शॉप जो है बिल्कुल तैयार है, न सिर्फ धनतेरस के लिए बल्कि आने वाले शादी सीजन के लिए भी। कैमरा पर्सन कपिल मस्की के साथ श्यामा मिश्रा, डी न्यूज, मुंबई। और नेशनल ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने कैंसर की रोकथाम की 3 अद्वियात की कीमतें कम करने की हिदायत जारी कर दी है। ये कदम सस्ती कीमतों पर अद्वियात की दस्तयाबी की सिमत में उठाया गया कदम है। इन अद्वियात पर कस्टम ड्यूटी को मरकजी बजट 2024-25 में खत्म कर दिया गया था और इसके अलावा 10 अक्टूबर को अद्वियात पर GST 12% से कम करके 5% कर दिया गया था। अद्वियात की कीमतें तय करने के बाद मैन्युफैक्चरर्स को भी हिदायत दी गई है कि वो डीलर, रियासती ड्रग कंट्रोलर्स और हुकूमत को कीमतों में होने वाली तब्दीली से आगाह करें। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में झारखंड के रांची में 15 मकामात पर छापेमारी की है, जिनमें शराब के ताजिर और रिटायर्ड IAS अफसरान शामिल हैं। जिन्हें IAS अफसरान के यहां छापे मारे गए हैं उनमें विनय कुमार चौबे, रिटायर्ड IAS अफसर अनिल टोटेजा,
रायपुर के मेयर एजाज ढम्बेर के बड़े भाई अनवर और इंडियन टेलीकॉम सर्विस ऑफिसर अरुणपति त्रिपाठी और 4 दीगर के नाम भी शामिल हैं। 7 सितंबर को छत्तीसगढ़ पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने रायपुर में एक केस दर्ज किया था। पुलिस एफआईआर में कहा गया है कि झारखंड शराब पॉलिसी के जरिए शराब के ताजिरों को गैर कानूनी साजबाज को फायदा पहुंचाया गया और इससे झारखंड हुकूमत के खजाने को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के हवाले से सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। राय आमा के जायजे जाहिर करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान सख्त मुकाबला है। इन इंतखाबात में 7 रियासतें ऐसी हैं कि जहां रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को बराबर की हिमायत हासिल है और ऐसे ही एक रियासत है पेंसिल्वेनिया। डीडी न्यूज के नुमाइंदे अमृतपाल सिंह ने पेंसिल्वेनिया के इंतखाबी मसावात की वजाहत जानी है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को महज कुछ दिन बचे हैं और दोनों डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस नेक एंड नेक हैं। बहुत करीबी मुकाबला है, खास करके स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड स्टेट्स। मैं जहां हूं पेंसिल्वेनिया, ये सबसे बड़ी स्विंग स्टेट है। इसकी 19 वोटें हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, तभी दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। रस्ट बेल्ट है स्टेट की, जो दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये स्टेट बिल्कुल जैसे इतनी करीबी स्विंग करती है। पिछली बार यहां से बाइडन जो बाइडन जीते थे महज 1.2 परसेंटेज पॉइंट से। डोनाल्ड ट्रंप यहां से 2016 में हिलरी क्लिंटन के खिलाफ जीते थे पर महज 0.7 परसेंटेज पॉइंट के डिफरेंस पर। इस बार जो सर्वेज हैं वो कह रहे हैं कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में सिर्फ 0.5 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है। तो नवंबर 5 डिसाइड करेगा कि कौन पेंसिल्वेनिया लेके जाएगा। पेंसिल्वेनिया के अलावा जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, एरिजोना, नवाडा, ये स्विंग स्टेट्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तय करेंगी कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।